अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और सेशन में मुतअद्दिद बिल मंजूर किए गए, जिसमें सबसे अहम बिल अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक भी मंजूर हुआ, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पहले दिया था, मगर सियासी तरजीहात, ज़ाती लड़ाइयों और पार्लिमानी जमूत ने एक दिहाई तक इसे सर्द खाने में डाले रखा। आज बिल आखिर वो बिल मंजूर हुआ, मगर ऐवान का माहौल फिर वही अफसोसनाक, वही चीखो पुकार, वही गैर संजीदगी का शोर। ऑपोजिशन ने एक बार फिर मामले की नज़ाकत को पसे पुश्त डालकर सारा वक्त वॉकआउट, नारेबाजी और हंगामा आराई में गुजार दिया। हर पार्लिमानी रिवायत, हर कानूनी सुकुम, हर हसास मौजू इस वक्त मुतनाज़े बन जाता है जब सियासी बालिगो नजरी की जगह गुस्सा, अना और स्टेज शो ले लेते हैं। यहाँ ये सवाल तो बनता है कि अगर कानून साजी के वक्त भी सियासतदान एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं, तो फिर जमहूरी निज़ाम का तकद्दुस आखिर कहाँ खड़ा है? इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। पीटीआई की सफ़ों में आज फिर वही दरार उभरी जो कई माह से दबे लफ्जों में चल रही थी। कारकुनों का सुहेल आफरीदी से शिकवा नजर आया कि हमें बुलाकर आप पीछे कैसे हट गए। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये कारकुनों की क़यादत पर और पार्टी के अंदर जो बढ़ती हुई बेयकीनी है, बाहमी अदम एतमाद है और मुतज़ाद फैसलों हैं, उनके खिलाफ एक चीख है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, मगर कारकुनों को बुलाना और फिर ऐन वक्त पर पीछे हट जाना इस तंजीमी इंतशार की अलामत है जो कभी पीटीआई की ताकत हुआ करता था। आखिर ऐसा क्यों है? अपने पैनल की राय इस पे जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल की। आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नर राज की यहाँ पे गूंज है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आज एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। अल्फाज की घन गरज में आईनी जिम्मेदारियों का बोझ कहीं गुम होता दिखाई देता है। एक तरफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का चैलेंज कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, तो दूसरी तरफ वफाक का जवाब भी दो टोक है कि केपी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे, वरना रियासत खामोश नहीं बैठेगी। ये टकराव किसी के फायदे का नहीं है, मगर एक बात तो वाज़ेह है कि सियासत तेज हो चुकी है और महाज पूरी तरह से खुल चुका है। आज के डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ ज़मीर हैदर साहब मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे और इसके साथ साथ तंजीला मज़र साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ज़मीर हैदर साहब, सबसे पहले हम अक़लियती हुकूक कमीशन बिल जो आज मंजूर हुआ है उसकी बात करते हैं, लेकिन सर सवाल ये है कि हुकूमत ने जो काम करना होता है, जो बिल मंजूर कराना होता है, जो कानून पास कराना होता है, हत्ता के आईनी तरमीम भी करानी होती है, तो वो फौरी हो जाती है जो इनके मफाद में हो। लेकिन इस तरह के बिल मंजूर कराने में दिहाइयाँ कैसे गुजर जाती हैं? जिस तरह आपने अभी बताया, आप जवेरिया के बेसिकली प्रायोरिटीज क्या हैं, और पिछले 11 साल पहले आपने कहा कि ये हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स का बाकायदा लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बिल मंजूर होना चाहिए। और आपको मालूम है इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें पाकिस्तान को शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो इवेंट्स होते रहे। तो एक तरह से यहाँ पे एक ज़रूरी भी था ये बिल, लेकिन प्रेफरेंस में नहीं आ रहा था। तो ये तो है। और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल में ये बिल भी, इसकी भी ड्राफ्टिंग बहुत दफ़ा हुई होगी जब से कोर्ट्स ने कहा होगा कि जी इस तरह के बिल लेके आए, लेकिन फिर आपको मालूम है अनसर्टेनिटी भी थ्रू आउट रही। 11 साल में कोई हुकूमत है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, आज है कल नहीं है, विद इन हाउस भी चेंज होती रही। आपको मालूम है अगर 11 साल पहले देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब को हटाकर जो है वो लगाया गया था शाहिद खाकान अब्बासी को। उसके बाद 2018 में फिर जो है वो 3.5 साल या 3.25 साल की हुकूमत के बाद, 3-3.25 साल की हुकूमत के बाद उस वक्त के वजीर आजम को भी तब्दील कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिले इन वजूहात से भी होती नहीं, लेकिन अगेन प्रेफरेंसेस। और हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था, आपको मालूम है जिस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं, तो और एक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन उस तरह की हासिल नहीं थी, तो मामलात इतने खराब भी हो जाते थे कि माइनॉरिटीज के हवाले से अगर कोई इस किस्म का बड़ा वाकया हो जाता है, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुए हैं बहुत सारे वाकयात ब्लास्फेमी के हवाले से, और उसका कोई जो है हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं होती थी क्योंकि बिल पास नहीं हुआ था। एटलीस्ट ये अब बिल पास होने के बाद पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज भी बेहतर होगा और
जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, मैं समझता हूं कि उनके हवाले से काफी बेहतरी सामने आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादतियां हुई हैं माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में। तो ये मैं समझता हूं, लेकिन अगेन प्रायोरिटीज की बात है। अब मैं समझता हूं कि ये एक पहला ऐसा बिल है जो बेसिकली अवाम के लिए है। अभी अगर कुछ अरसे में देखें, वैसे तो अवामी मसाइल बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। ज़मीर हैदर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान आबिद साहब, कितना ज़रूरी था अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ ये बिल जो 11 साल बाद मंजूर हुआ है? आपके ख्याल में, आपकी नज़र में इस कानून को पास होने में इतनी देर क्यों लगी? दुरुस्त है, अच्छा कानून पास हुआ है, और जैसे ज़मीर हैदर कह रहे थे कि इसकी जरूरत भी थी पाकिस्तान में मिनॉरिटी के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से। लेकिन मसला यह है कि इसमें देर इसलिए हुई है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं और जो पार्लियामेंट है, उनका अवाम के साथ कोई उस तरह से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, और ना अवाम के लिए यहाँ पे कोई बड़ी कानून साजी होती है जो लोगों को फायदा पहुंचा सके। तो हमारी सियासी जमातों की जो तरजीहात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ रही हैं। बल्कि आप ये देखिए कि इस पार्लियामेंट में मिनॉरिटीज के भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मसाइल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। लेकिन एक मसला ये है कि हमारे यहाँ कानून साजी तो देखिए बहुत सी चीजों के ऊपर मौजूद है, औरतों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से भी आ गई है। लेकिन जो समाज का रवैया है वो कानून से जरा बालातर होता है, और आपने देखा कि कानून की मौजूदगी के बावजूद समाज के अंदर ऐसे मनफी रवैये देखने को मिलते हैं जो अक़लियतों समेत बहुत से कमजोर तबकात के लिए मनफी असरात डालते हैं। तो अब कानून बनाना बात है, अब कानून बनाने के बाद उस पर सख्ती से अमल दरामद कराना और उसका एक पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना, ये हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताऊं, पंजाब में भी और दूसरे सूबों में भी बेशुमार कवानीन तो बन गए हैं मिनॉरिटीज के हवाले से भी और दीगर तबकात के हवाले से, औरतों के हवाले से, लेकिन अगर आप देखिए तो उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना होने के बराबर है, और ना इदारा जाती सतह पर कोई इस तरह की तरक्की होती है कि कानून साजी को नेशनल लेवल पे ट्रांसलेट कर सकें। तो अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की ये है कि कानून साजी के साथ साथ इदारा साजी भी की जाए, और इदारा साजी के साथ साथ इसमें अमल दरामद का जो मैकेनिज्म है उसको भी ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जाए, ताकि अक़लियतों को बराबरी की बुनियाद पे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ठीक है, यानी आपके ख्याल में कानून बड़ा इंपॉर्टेंट था, कानून पास हो गया, दैट्स ग्रेट, लेकिन इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। तंजीला मज़हर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू तंजीला साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तंजीला साहिबा, आपसे भी यही सवाल मैं करना चाहूँगी, ये जो बिल मंजूर हुआ है, अक़लियती हुकूक़ कमीशन बिल, कितना ज़रूरी था इस बिल का मंजूर होना, और इतना वक्त क्यों लग गया इस बिल की मंजूरी में? देखिए, एक तो ज़ाहिर 2014 में एक केस में कहा गया था, अदालत की तरफ से अदालती हुक्म था, और 10 साल लगे बिल को मुकम्मल होने में। लेकिन मैं आपको इस कानून से पहले अपने आइन की तरफ अगर हम जाएं, तो हमारे आइन में पाकिस्तान का हर शहरी, उसको बराबरी की बुनियाद पे बगैर किसी नस्ली, रंग के, मजहब के इम्तियाज़ के उसको हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन फिर हमारे जैसे माशरों में फिर होता है कि आपको ख़वातीन के लिए अलग से कानून साजी करनी पड़ती है, अक़लियतों के लिए अलग से करनी पड़ती है। मसला ये है कि आपने अपने समाज की तरबियत नहीं की, तो आपने कानून पास कर लिया। पाकिस्तान में बहुत अच्छे कवानीन हैं, और पाकिस्तान में कुछ ऐसे शोबे हैं जो ओवरली रेगुलेटेड हैं, यानी कि उसमें कानून साजी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और उसमें बड़ी ओवरली जो लेजिस्लेशन होगी वो मौजूद होगी, ओवरलैपिंग कर रही होगी। लेकिन इशू इम्प्लीमेंटेशन का आता है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना कि आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो समाज है, क्या वो अक़लियती नुमाइंदे जितने भी हैं वो बराबरी के हुकूक देता है या नहीं देता। तो उसके लिए आपको पूरी सोच को बदलने की जरूरत है। वो सोच कैसे बदली जाएगी? वो तभी बदली जाएगी जब हमने मुख्तलिफ अहम ओहदों पर, अहम शोबों में जो हमारी अक़लियती बहन भाई हैं उनको परफॉर्म करते हुए देखा है। लेकिन आज भी अगर आप देखें, मैं बिलखुसूस अगर बात करूं, जो हिंदू पाकिस्तानी हैं, उनको बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आम जो दही इलाके कह लीजिए, जहाँ पे ज़रा एजुकेशन कम है, जहाँ पे शऊर कम है, तो वहाँ पे अभी भी लोग समझते हैं कि हिंदू का मतलब ये कि ये इंडिया से आया है। सही। तो आपका समाज मतलब इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके निसाब में जो तालीमी निसाब आप लोगों ने पढ़ाया, यानी कि इस रियासत ने पढ़ाया, जिस तरह की तरबियत की, फिर जैसे डिस्क्रिमिनेट किया, अब जो मसीही बरादरी है उसको आपने एक खास जॉब के हवाले से समाज को तैयार कैसे करना है? जिस तरह से आपने बात की कि अपने लिटरेचर में ये चीजें शामिल करनी चाहिए, एडवोकेसी होनी चाहिए, क्या समझती हैं आप? देखिए ना, सबसे पहला काम तो यही है कि आप अपने जो तालीमी निसाब उसको तब्दील करें, फिर रियासत अपने ढांचे में जगह बनाए
ठीक है, कोटा होता है, कोटा सिस्टम है, हमने रिजर्व सीट्स रखी हुई हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेन स्ट्रीमिंग करनी है तो फिर आप उनको मतलब अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, व्हाई नॉट, उसको लड़ने देना। लोग लड़ते भी हैं, नहीं कह रही कि नहीं लड़ते, ठीक है, जो पार्टीज है ठीक है, यानी हम कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा होना चाहिए अक़लियतों के लिए। ठीक है ज़मीर हैदर साहब, अब हम बात करते हैं, आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, अहम कानून बिल मंजूर और बिल पास हुए हैं, कानून साजी हुई है अहम, लेकिन ऑपोजिशन का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? जब भी कोई अहम मौका होता है तो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन का एक ही वतीरा है, एहतजाज किया जाता है, वॉकआउट कर दिया जाता है। क्या ये काफ़ी है या कोई ठोस मुतबादिल तजावीज़ इनके पास होनी चाहिए जो ऑन द फ्लोर हमें पता चले कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है हमारी? देखिए, ये पार्लिमानी निज़ाम में ऑपोजिशन का बहुत अहम किरदार होता है, और ख़ास तौर पर अगर कोई अहम किस्म की बिल पास हो रहे हैं, लेजिस्लेशन हो रही है, तो उसमें ऑपोजिशन का इनपुट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें कोई सुकम है, कोई ख़राबियाँ हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, तो ऑपोजिशन का किरदार होता है कि वो सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को कि जी इसमें ये चीज़ें ऐड कर लें या ये चीज़ें डिलीट कर दें। सही। लेकिन यहाँ पे बिल पढ़ने की तो खैर माजरत से हुकूमती बेंचेस में भी बहुत कम रवायत है कि बिल उन्होंने पूरा पढ़ा भी नहीं होता, और वो एक स्कूल के बच्चों की तरह क्लास में बैठ के वो हाथ खड़ा कर देते हैं या खुद खड़ा हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाती है। ये तो चले हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन बेसिकली जहां पे अपनी इनपुट दे सकती है, वो अपने आप को बिल्कुल पार्लिमानी निजाम से बाहर कर लेती है। अब ये बिल पास हो जाएगा, इसके ऊपर जब बहस होगी तो बाहर आके पार्लियामेंट के गेट पे आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जी इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। ओ भाई, जब ये पास हो रहा था, जब ये टेबल हुआ था, तो आपको चाहिए था कि आप इसका पूरा एक मतलब पढ़ के आते, इसके ऊपर अपनी सजेशंस देते, जो कि एक रवायत है कि ऑपोजिशन का बेसिकली काम ही ये है। और अवामी इंटरेस्ट अगर हुकूमत कहीं इग्नोर कर रही है, तो अपोजिशन का काम होता है कि उसकी तवज्जो जो है अवामी मसाइल की तरफ वो दिलवाए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रवायत ऐसी बन चुकी हुई है कि जी एक इंडिविजुअल की खातिर और अपने जाती इश्यूज की खातिर, अना की खातिर आप लोग जो हैं वो इतनी अहम चीजों को ओवरलुक कर जाते हैं, और फिर वहां पर भी जो है उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे होते। आपको देखें, जो भी आपके मुतालबात होते हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं तो आप पार्लियामेंट में आके उन मुतालबात को रखते हैं, उस पर बहस करवाते हैं, उस पर आप कॉलिंग अटेंशन देते हैं, आप मतलब बहुत सारी चीजें, टूल्स अवेलेबल हैं पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे, जो आपको बेसिकली हेल्प कर सकते हैं। तो लगता तो ये है कि ये सिर्फ शोर, वॉकआउट और बिल फाड़ के और बस ये इसी के लिए रह गए हैं। नहीं, हमें ठीक है, आपके इश्यूज हैं, वो जेन्युइन इश्यूज हैं, आपकी एक जद्दोजहद है, अपने लीडर के हवाले से है, आप अवाम के मसाइल के हवाले से है, लेकिन वो पार्लियामेंट में ट्रांसलेट होती है, हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही। वहां पे जब हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बस वो मतलब जिसको कहते हैं कि अपेरेंटली तो ऐसे ही ज़मीर साहब लगता है कि जैसे सेफ पैसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन खुद ही। सलमान आबिद साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऑपोजिशन का जो भी रवैया है वो जस्टिफाइड है? देखिए, पहली बदकिस्मती तो यह है कि पाकिस्तान में ना हमें कभी अच्छी हुकूमत मिल सकी और ना कभी अपोजिशन अच्छी मिल सकी। जो आज की हुकूमत है, इसका भी रवैया अपोजिशन में यही था, और जो आज की अपोजिशन है, इसका रवैया भी हुकूमत में वही था जो हमें देखने को मिला। लेकिन आज की अपोजिशन का पहले जब अपोजिशन में थे तो रवैया बहुत मुख्तलिफ था। सलमान आबिद साहब, कह रहा हूँ, देखिए बात सुने, जब ये हुकूमत में होते हैं तो एक और रवैया होता है, जब अपोजिशन में होता है तो फिर एक और रवैया होता है। अच्छा, ये जो बाइकआउट पीटीआई ने किया, यही बाइकआउट पीएमएलएन के लोग भी करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी करते रहे, और कभी भी असेंबली की लेजिस्लेटिव का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं आपसे एक और सवाल भी उठाना चाहता हूँ, क्या हुकूमत ने अपोजिशन के वजूद को तस्लीम किया हुआ है? यानी अभी तक आप देखें कि अपोजिशन लीडर की तकरीरी जो है कौमी असेंबली में हुकूमत ने नहीं की है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट बदस्तूर जो है वो बजिद हैं कि हमने अपोजिशन लीडर की तकरीरी नहीं करनी। इसलिए पीटीआई का रवैया भी मेरी समझ से बालातर है कि जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ, जैसे ज़मीर हैदर ने कहा कि वो ठीक नहीं है। एक अच्छी अपोजिशन जो है वो अच्छा एक रोल प्ले करना चाहिए, अंदर बैठ के रोल प्ले करना चाहिए। बाइकआउट कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। लेकिन साथ साथ हुकूमत का रवैया भी जो है वो नहीं है अच्छा।
यानी ना आप अपोजिशन के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी पार्लियामेंट के अंदर से एजेंसियों के लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया, अगवा किया। उस वक्त भी स्पीकर साहब की बेबसी हमने देखी है। हमने कई मामलात में स्पीकर की और हुकूमत की बेबसी देखते हैं। तो इसलिए मैं तो मजमूई तौर पे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों जमातों के रवैयों से, दोनों तरफ के रवैयों से नाराज हूं। अच्छा, आपको दोनों के रवैयों में आपको खराबी नजर आ रही है। तंजीला साहब, अब एक तो रवैया अपोजिशन का और दूसरा ये कि क्यों हुकूमत आड़े आ रही है बीच में, अपोजिशन लीडर नामजद क्यों नहीं होने दे रही है? देखिए ना, उसकी बड़ी बड़ी बुनियादी तंजीला साहब, मैं तो अक्सर लोगों से ये बात, जी मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें भी, कि जो अपोजिशन में है वो भी वोट लेके आया है। वोट बुनियादी तौर पे आपको नुमाइंदगी करने के लिए दिया जाता है। सही। और उस नुमाइंदगी में सबसे जो बुनियादी है वो अवामी मसाइल हैं। आपने इस समाज को किधर लेके जाना है, इस रियासत में क्या करना है, ये सारी सोच आपकी वहां पे अय्या होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुकूमती जमात भी, क्योंकि हुकूमती जमात हुकूमत में है, उनके पास वजारतें हैं तो उनको काम करना पड़ता है, तो काम कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो अपोजिशन होती है ना, वो अपने लीडर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर नून लीग अपोजिशन में थी जब मुशर्रफ साहब का जमाना था, तो जाहिर है उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो इशू चल रहे थे वो नवाज शरीफ उसी में फंसे हुए थे। लेकिन पार्लियामान को सीरियस लेते थे, उस बिजनेस में उनका काम नजर आता था। ठीक है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कम से कम जो लेजिस्लेशन का काम है उसमें। तो पीटीआई को अपने लीडर के लिए बात करनी चाहिए। जैसे जमीर साहब कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आपके जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन जो आपका एक लेजिस्लेचर के तौर पे रोल है, आप उससे तो पहलू तय नहीं कर सकते। भाई, आप इस पार्लियामान से तनख्वाहें ले रहे हैं, आप स्टैंडिंग कमेटियों में जहाँ पे जिसको नामजद किया हुआ है, जो चेयरपर्सन बने हुए हैं, जो जिसको गाड़ी मिल सकती है, जो हो सकता है, वो सारी चीजें आप ले रहे हैं, आप तनख्वाह भी ले रहे हैं, तो आप कम से कम वो काम तो करें। देखिए, आपने अपनी सोच बतानी होती है ना। एक पार्टी की क्या मतलब, पीटीआई की या जेयूआईफे की या जितनी भी जमातें, उनकी क्या सोच है माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही कानून तो ये बताता है ना कि आपने वो सोच नहीं बताई। हर चीज को आप मुतनाज़े बना के बैठ जाते हैं। और जहाँ पे हुकूमत की बात है, हुकूमत भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम याद नहीं रखते कि हमारे साथ क्या कुछ बुरा हुआ है। और मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि उसी दायरे में आप दूसरे को भी उसी से गुजारते हैं, उसी साइकिल में, और उसका नतीजा अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो आपकी जो सारी की सारी सियासी क्लास है इस वक्त पाकिस्तान में, वो सारी की सारी डिस्क्रेडिट हो गई। सबने जूते खा लिए। अब जो नया आएगा वो भी जब तक जूते नहीं खाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इनको याद रखना चाहिए पोजीशन में होते हुए इनके क्या मसाइल। हुकूमत में आते बिल्कुल आंखें माथे पे रख लेना और भूल जाना, और ये तो बिल्कुल ज्यादती की बात है। आप अपोजिशन लीडर बनाए, अपोजिशन का इस्तेमाल किया, वो जिसको मर्जी नामजद करे। भाई, आपके पास कोई तरीका नहीं है ना उस नॉमिनेशन को रोकने का। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं होनी चाहिए। आपका पार्लियामान मुकम्मल नहीं है। आपका पार्लियामानी जो आप वहाँ पे जो बिजनेस हाउस में करें, देखे ना दुनिया में जो मजहब ऐवान होते हैं वहाँ पे ज्वाइंट लेजिस्लेशंस हो रही होती हैं, और जहाँ पे इनको डंडे के तौर पे हाँका जाता है ना अपोजिशन को, हुकूमत को, वहाँ पे ज्वाइंट लेजिस्लेशंस कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे अवामी दिलचस्पी का कोई मामला आ जाए तो वहाँ पे इनकी अन्याय नहीं सही होती। बिल्कुल आगाज हमने ये किया था। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि एक तरफ अपोजिशन लीडर को नामजद नहीं होने दिया जा रहा, दूसरी तरफ स्पीकर साहब की अगर हम बात करें तो वो बारहा ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वो दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात हैं उसकी पेशकश भी कर रहे हैं, बातचीत के लिए भी अपेरेंटली वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और ऑफर भी कर रहे हैं। तो सर, ये क्या ये ड्यूल स्टैंडर्ड है या वाकई संजीदगी नजर आ रही है आपको? नहीं, अयाज सादिक साहब जो है ना वो मतलब एक तो स्पीकर हैं और दूसरा ही इज अ थॉरो जेंटलमैन एज वेल। तो वो अपने रोल को बड़े ऐसे तरीके से अदा करना चाहते हैं, और 12 मरतबा जब भी ऑपोजिशन उनके चैम्बर में जाती है वो उनकी बात सुनते भी हैं और उसके बाद वो हुकूमत को भी कन्वे करते हैं। अब बात यह है कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा इशू होगा, हो सकता है कि विद इन मामला पार्टी ऑपोजिशन, विद इन ऑपोजिशन जो ग्रैंड ऑपोजिशन है इस वक्त, उसके अंदर कुछ इश्यूज हो और वो डिफरेंट किस्म की बातें स्पीकर तक पहुंचा रहे हो जिसकी वजह से रोका जा रहा हो। अब अगर महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है ऑपोजिशन ने, तो क्या ये मतलब 100% ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं या सिर्फ एक ही पार्टी के कैंडिडेट हैं? तो ये चीजें, लेकिन इसमें डिले नहीं होनी चाहिए। ये हाउस कंप्लीट नहीं होता विदाउट ऑपोजिशन लीडर। आपको
आपको मालूम है कि बहुत सी डिबेट्स ऐसी होती हैं जो कि बेसिकली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ओपन करता है और उसके बाद कंक्लूड जो है वो लीडर ऑफ द हाउस करता है। तो इन दोनों की एक इंपॉर्टेंट हैसियत होती है, एक लैदा चैम्बर होता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नेशनल असेंबली में। तो वो अगर फाल नहीं है तो वो यकीनन फिर पार्लियामेंट भी उस तरह फाल नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, आप गुजारा चला देते हैं कि जी ऑपोजिशन तो है ना, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि शायद दोनों तरफ कोई ना कोई कोताहियां होंगी, वरना ये इतना डिले होना बनता नहीं है। और अगर कोई कंसर्न्स हैं हुकूमत के कि जी हम इनको इसलिए नहीं बना रहे, तो आप ऑपोजिशन को चाहिए कि वो कंसर्न्स एड्रेस करें। और अगर ज़मीर हैदर साहब, ऑपोजिशन अपने कंसर्न्स एड्रेस क्यों नहीं कर पा रही? क्या आपको लगता है कि लीडरशिप का फुकदान है, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, कोई राह नहीं मिल रही है, इन्होंने अपने धड़ेबंदी की हुई है? क्या वजह क्या है कि इस तरह की ये हरकतें हो रही हैं? ऑपोजिशन बेसिकली कोई फियर है। अच्छा, मतलब हर एक का इंडिविजुअल का कोई अपना अपना फियर है। अच्छा, तो सही, आपको लगता है कि कोई फेयर है। सलमान आबिद साहब की राय ले लेते हैं। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ना जमहूरी निज़ाम के तकद्दुस की करना चाहूँगी, मैं पार्लियामान के डेकोरम की बात करना चाहूँगी। हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसी सियासी जमात है जो इस डेकोरम को बरकरार रखती है और जो सीरियस लेती है इस चीज़ को? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार कम से कम मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से बेहतर लगता है। अच्छा, लेकिन अब मसला है कि पीपल्स पार्टी की सियासत भी उसी तरीके से खराब हुई है जिस तरह से बाकी सियासी जमातों की खराब हुई है। मुझे तो इस वक्त कोई सियासी जमात कोई ना तो डेमोक्रेटिक लगती है, ना वो पार्लिमानी सियासत के आधार और उसको मलूज़ खातिर रखती है। अब देखिए ना, मसला ये है कि हम अपोजिशन पे तो तनकीद कर रहे हैं, खुद हुकूमत ने 26वीं तरमीम कैसे पास की, 27वीं तरमीम कैसे पास की, यानी एक बिल आने से पहले एक रात तक जो है वजीर कानून कहते रहे मुझे नहीं पता कौन सा ड्राफ्ट है कौन सा ड्राफ्ट नहीं है। और जैसे ज़मीर हैदर ने कहा कि हुकूमत के खुद लोगों ने बिल नहीं पढ़ा होता, जब वजीर कानून नहीं पढ़ता तो फिर हुकूमत के लोग कैसे पढ़ते हैं। इसलिए पार्लियामान के बारे में जैसे भी तंजीला मजर कह रही थी ना, लोग बड़े डिसअपॉइंट हुए। पाकिस्तान की पार्लियामान को काम नहीं कर रही, जो लोगों के असल इशूज हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, जो गवर्नेंस के इशूज हैं, जो सिक्योरिटी के इशूज हैं, जो मईशत से जुड़े इशूज हैं, उन पे तो कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन जहां जाती पक्ष की मामलात आते हैं, जाती मराद की बात आती है, तो वो जैसे ज़मीर साहब कह रहे हैं कि बड़े संजीदा और बड़े दानिश्वर आदमी है, अपना सरदार है सादिक, वो भी अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी जाती तनख्वाह बढ़ाने के मसले में। इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामान को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, इन सब का रवैया जो है वो एक जिसे कहते हैं डिक्टेटोरियल कॉन्टेक्स्ट में है। और दूसरी बात यह कि पार्लियामान कितनी खुद मुख्तार है। ये जो 26वीं तरमीम हुई ये कहाँ से आई, 27वीं तरमीम कहाँ से आई, 28वीं तरमीम कहाँ से आती है। फैसल वाडा कहते हैं कि जी कोई तरमीम पास करे ना करे, तरमीम पास हो जाएगी क्योंकि ये इनको एजेंडा दिया गया है। तो अगर पार्लियामान से बाहर जाके चीजें एजेंडे के तौर पर आएंगी तो फिर वहां पर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों क्या कर सकते हैं। मुझे तो बड़ी बेवकूफी नजर आती है इस पार्लियामान की। अच्छा, तंजीला साहिबा, आप क्या कहेंगी? पार्लियामान का रवैया आपको किस तरह का लगता है और पार्लियामान के रवैये की दुरुस्तगी के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? देखिए, पार्लियामान भी तो हमारे मुआशरे के लोगों से ही बना हुआ है ना। मसला ये कि आपके यहाँ जो सियासी कल्चर है पूरा का पूरा, उसको तब्दील करने की जरूरत है। सही, सियासी कल्चर तब्दील होगा जब सियासतदान जो हैं वो कहते हैं ना, सियासत तो अवाम की खिदमत के लिए करते हैं। तो भाई आप अवाम की खिदमत के लिए सियासत करें ना। आपका जो काम है नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोगों का काम लेजिस्लेशन करना है, हल्के में नालियां और सड़कें नहीं बनाना। इसीलिए लोकल बॉडीज गवर्नमेंट ये नहीं आने देते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम जो ये तरक्याती फंड्स पे और पैसों पे इजारादारी कायम करके बैठ जाते हैं, उसके बाद तो फिर आपके पार्लियामान ने क्या काम करना है। आपके पार्लियामान में कौन सी ऐसी बहस होती है कि जहाँ पे आपको लगे कि ये पार्लियामान है वो कहीं तरक्की एक दे सकता है समाज को, या किसी तबके के लिए कोई बेहतरी की सोच रख सकता है। यहाँ पे तो हमने अपनी अपनी डेवलपमेंट की मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ पे मजहब का ठेका हमने किसी को दिया हुआ है, बुनियादी जो हुकूक है, इंसानी हुकूक का ठेका हमने किसी और को दिया हुआ है। और जो सियासी जमातें हैं वो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजेस बनाई हुई हैं। तो ये तो ऐसे तो नहीं होता कि यानी कि औरतों के हुकूक की बात आ जाए तब आप देखिए सियासी जमातों का वहाँ पे क्या रवैया होता है। कम उम्र बच्चों की शादी का मामला है, आप देखें वहाँ पे क्या रवैया होता है। हरासमेंट के मामला आ जाए, आप देखें वहाँ पर क्या रवैया होता है। तो वो अपनी अपनी जो अपना अपना ढोल पीटने में सारे लगे हुए। तो ये पार्लियामान का ये काम नहीं है। पार्लियामान जो है वो अपने अपने लीडर्स के लिए डेस्क बजाने के लिए नहीं आपको यहाँ पे लोग मुंतखब करके भेजते। लोग आपको मुंतखब करके भेजते हैं कि आप जो कानूनी सुकम है, जहाँ पे आइन में किसी इस्लाह की, किसी तरक्की की, किसी
जरूरत है इर्तिका की, तो आप वो इर्तिका लेके आएंगे, आप इवॉल्व करेंगे चीजों को आज की जरूरियात के मुताबिक। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आप देखें जो नए आदाद शुमार आ रहे हैं क्या कह रहे हैं। आपको नजर आता है कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसी बहस करता हुआ आदमी? आपको कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। बेंचेस पे भी, अपोजिशन की बेंचेस पे भी। तो ये किरदार तभी ठीक होगा जब आप इस पूरे सियासी स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे। देखिए सियासत यहाँ पे कौन कर रहा है? सियासत यहाँ पे मेजॉरिटी, मतलब एक्सेप्शंस हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे अशराफिया करती है जी। वो अशराफिया जिसमें बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ताकत वाले लोग हैं, तो उनका क्या स्टेक है? ना उनको यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर के अस्पताल है उनको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि उनके इलाज बाहर हो जाते हैं, अस्पतालों में हो जाते हैं। उनको यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, या तो उनके अपने यहाँ पे लीड स्कूल्स हैं या उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ लेते हैं। तो जब तक यानी तंजीला साहिबा उनके लिए तो रावी चैन ही लिख रहा है, और आम आवाम की जब बात होती है तो बिल्कुल नहीं, आप सियासत को पनपने देना। आप मुआशरे में जो कुदरती तरीका, फितरी तरीका होता है सियासतदान बनने का, वो करना। यहाँ पे सियासतदानों को आपने किसी खास सांचे में ढाल के अगर लोगों पे इम्पोज करना है, और सिर्फ पैसे वाला जिसके पास बहुत सारी वीएस है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बस वो आके सियासत करेगा, तो फिर यही कुछ होगा। तो फिर हाल यही होगा, बिल्कुल ऐसे ही है जो हमें नजर आता है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। कारकुनान तो मौजूद है लेकिन कोई लीड करने वाला नहीं था। शिकवा कुनाए कारकुनान क्या कह रहे हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज डयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज था। एहतजाज में कारकुनान तो मौजूद थे, बानी की बहनें भी मौजूद थीं, लेकिन वो शख्स जिसने लीड करना था वो मौजूद नहीं थे। और बड़ा गिला किया जा रहा है, सुहेल आफरीदी से कारकुनान गिला कर रहे हैं कि आप हमें बुलाकर यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ज़मीर हैदर साहब, क्या देखते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो इंतशार है, ये जो बेयकीनी किसी सूरत हाल है, और फिर यही जो पहले भी कारकुनान शिकवा करते हैं कि हमें बुलाकर जो जिसने लीड करना होता है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, आज भी हमने यही देखा, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, बातें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अब ये भी कहा गया था कि जी अगर आज मुलाकात नहीं होने दी गई तो फिर सवाबी पर मोटरवे जो है वो बंद कर दी जाएगी, और जब तक मुलाकात नहीं होगी इमरान खान साहब के साथ उस वक्त तक जो है वो नहीं खुलेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपके लीडरशिप, पीटीआई की लीडरशिप ने ही कहा था। फिर पीटीआई के जो सीएम साहब हैं सुहेल आफरीदी साहब, इसने ये भी कहा था कि जी तमाम पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएज और जो दीगर ओहदेदारान हैं उनको कहा था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और फिर वहां से हम जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग आए, उन्होंने दावत दी थी। अब मतलब किसी एमएनए को वो गन पॉइंट पे तो नहीं बुला सकता कि जी मतलब वो इतना बड़ा, वो तो सीएम तो हैं केपीके के, लेकिन वो पार्टी के तो चेयरमैन नहीं है ना। पार्टी के चेयरमैन ही डिसाइड करेगा कि जी क्या आइंदा का लाहे अमल होगा। तो यहाँ पे दो एक डिसीजन मेकर्स हैं, एक सीएम सुहेल आफरीदी साहब हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है पीटीआई के कारकुनान कुछ जरूरत से ज्यादा तकिया करके बैठ गए हैं। अच्छा कि जी वो यंग ब्लड है और जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। जिस तरह उन्होंने बातें तो बहुत सारी की कि जी अब हम आएंगे तो मैं ना चाय पीने जाऊंगा, ना मैं 12 जिले पैदल क्रॉस करूंगा। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। फिर कि जी जो भी जिस तरह पहले भी आपने बात की कि जी उन्होंने थ्रेट दी है कि जी तो लगा के दिखाओ गवर्नर राज। जी जी, इस पे हम बात करेंगे। गवर्नर राज अभी तो ज़मीर हैदर साहब, डिसीजन मेकर्स आपने दो कहा, एक तो शहरियार आफरीदी और दूसरे कौन से? नहीं, शहरियार आफरीदी नहीं, सुहेल आफरीदी, सॉरी सुहेल आफरीदी और दूसरे पार्टी के चेयरमैन। देखे ना, जो भी पार्टी के हवाले से डिसीजन लेना है कि जी एहतजाज करना है, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, नेशन वाइड कोई एहतजाज की कॉल देनी है, वो पार्टी के चेयरमैन ने देनी है। सही। और पार्टी के चेयरमैन भी इस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि जी उनको बानी जो है पार्टी के वो उनसे मिलेंगे, वो उनको बताएंगे तो वो फिर हदायत देंगे। अब यहाँ पे अब सीएम केपी के ऑन हिज ओन इतने बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकता कि जी आज हमने अब जो है बस अगर आज। ज़मीर हैदर साहब, 29 रोज बाद उज़्मा खान की मुलाकात हुई है, बानी की बहन उज़्मा खान की मुलाकात हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसीलिए शायद एहतजाज कॉल ऑफ कर दिया होगा, क्योंकि उनकी रीजन तो यही थी कि जी किसी ना किसी की, क्योंकि आज फैमिली डे होता है, ट्यूसडे को नॉर्मली फैमिली के लोगों ने मिलना होता है, तो उनकी मुलाकात हो गई है। अगर तो फिर कारकुनान किस बात का
गुस्से में हैं कि सोहेल आफरीदी ने मतलब हमें बुला के खुद गायब हो गया। भाई जो चीज एक इम्पोर्टेंस थी, और आपको याद होगा पिछली दफा सोहेल आफरीदी साहब को सुप्रीम जेल ने ये अश्योरेंस दी थी कि जनाब मंगल को लाजमी मुलाकात करवा देंगे। हाँ जी। तो उन्होंने अगर करवा दी है तो अब दीगर मामलात हैं, अब वफाक के साथ मामलात हैं जिसपे एनएफसी के इश्यूज है, मतलब अगर सूबे के मामलात हैं तो वो सूबे के मामलात के हवाले से अब वो ये कॉल तो नहीं अभी देंगे ना वर्कर्स को कि जी चलो चढ़ाई कर दो। हाँ, अभी इन्होंने डिसीजन लेना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा एजेंडा नंबर 1 जो है वो बानी पीटीआई को रिहाई का है, उस पे अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इतना, अभी तक सिर्फ इतना बोला है कि नवंबर में कुछ और उसके बाद बहुत कुछ। अब कुछ हमने देख लिया जो हुआ। अभी पिछली जुमेरात को वो सारी रात बैठे रहे अडियाला के बाहर और फिर अगले दिन सुबह उठ के कोर्ट गए और फिर वापस चले गए। आज भी उन्होंने, आप देखते हैं कि बहुत कुछ में क्या होता है। सलमान अभी साहब, उज़्मा खान की मुलाकात हुई है, फैसल वाबडा कह रहे हैं कि गैर सियासी जो शख्सियात हैं उनकी मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए आज उज़्मा खान की भी मुलाकात होगी है। डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं लेकिन वो कह रही हैं तबीयत बेहतर है, लेकिन खासे गुस्से में थे बानी पीटीआई। लेकिन पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत ने क्यों इसको अना का मसला बना लिया था, बानी पीटीआई मुलाकात को उनकी फैमिली के साथ या उनके बुकला के साथ। जहां तक सियासी लोगों के साथ मुलाकात है तो आपको याद होगा माजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब जेल में थे तो तमाम सियासी जमातों के लोग जो हैं, उनकी जमात के लोग उनके साथ जाके बाकायदा मीटिंग करते थे और उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते थे। हत्ता तक कि बिलावल साहब भी एक वफद लेकर कोट लखपत जेल गए थे तो वहां पर भी उनकी मुलाकात करवा दी गई थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो एक सियासी आईनी और कानूनी हक है उससे आप किसी को महरूम करें। इससे पता नहीं हुकूमत ने क्या हासिल किया है, मुझे नहीं मालूम। अगर आज उनकी मुलाकात उनकी एक बहन से हो गई है तो यकीनी तौर पर उन्हें जो हाल बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी बीमारी के बारे में वो काफी हद तक उनकी दूर हो गई होंगी। लेकिन मसला ये है ना कि पीटीआई का और इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत के दरमियान जो टकराव है वो बहुत से नए तनाज़ात को जन्म देता है और इसी वजह से कल अता तालर साहब ने कहा कि जनाब पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्द जमात है और दहशतगर्दों के साथ उसका नेक्सस है। जब आप इस किस्म के ब्लेम गेम में जाएंगे तो फिर माजी में पीएमएलएन को भी ये बातें सुननी पड़ी थी, पीपल्स पार्टी को भी सुननी पड़ी थी, आज पीटीआई को भी सुननी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब है हमने माजी की गलतियों से कुछ सीखा नहीं है और हम वही ब्लेम गेम के तौर पर को चलाना चाहते हैं। आज कल पीएमएलएन अताब में थी, इससे पहले पीपल्स पार्टी अताब में थी, आज पीटीआई अताब में है, कल किसी और की हुकूमत आएगी तो यही हुकूमती जमातें जो है किसी और के अताब में आ सकती हैं। तो सवाल यह है कि सियासत में जो रवादारी का कल्चर है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का कल्चर है, मफाहमत की बात है, वो तो आगे नहीं बढ़ रही। और ये जो सियासी डिक्टेशन है और डिक्टेशन की बुनियाद के ऊपर आगे चलना, कोई आके आपके ऊपर एजेंडा मुसल्लत कर दे उसकी बेसिस पे चलना, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। और फिर पीटीआई का सारा इन्हिसार जो है एहतजाज की सियासत के ऊपर केपीके के अंदर है। अब पंजाब में तो उनकी पार्टी पोजीशन वीक है, तंजीमी सूरत सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी। केपीके में वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डबल विकेट पे खेल रहे थे, अब ये सिंगल विकेट पे खेलते हैं, डबल विकेट पे खेलते हैं। सोहेल आफरीदी कुछ हफ्ते के दरमियान सामने आ जाएंगे कि वो किसके खेल का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि आप सियासी हिकमत अमली का मुकाबला सियासत से करें ना। अगर आप सियासी हिकमत अमली का मुकाबला ताकत के साथ करेंगे, डंडे के जोर पे करेंगे, बंदूक के जोर पे करेंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा इंतशार पैदा होगा। पहले ही जैसे तंजीला ने कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मईशत के बिगाड़ के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल खराब है, हिंदुस्तान के साथ सूरत हाल खराब है। तो इन चीजों पे तो कौमी सियासत में बहस नहीं हो रही। कौमी सियासत में बहस हो रही है कि इमरान को दीवार से लगाना या नहीं लगाना, या पीटीआई कुछ कहती है। और दूसरी तरफ से प्रायोरिटी ये है कि उनको निकालना है, यानी अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तंजीला साहिबा, आज सुहेल आफरीदी ने एहतजाज में शिरकत नहीं की, बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनको। एक तो ये, दूसरा फिर एक मुलाकात हो गई है, वो मुलाकात जिसका बड़े अरसे से इंतजार किया जा रहा था। किस तरह से आप देख रही हैं, क्यों मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, और क्या वाकई फैसल वाबडा की बात दुरुस्त है कि गैर सियासी शख्सियात जो हैं उन्हीं की मुलाकात होगी? अच्छा, एक लम्हे के लिए फैसल वाबडा साहब की बात को मैं संजीदगी से सोचूं कि हाँ वो कोई संजीदा बात कर रहे हैं। डज इट मेक एनी डिफरेंस? जिससे मुलाकात हो रही है वो सियासी जमात, एक बहुत बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, वो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है। आप उसको माजे से मिलने दें, आप उसको गामे से मिलने दें, उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं होती इन चीजों से, या उसकी रविश तो चेंज नहीं हुई, या उसका बयानिया तो तब्दील नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन एक इशू बनाया है हुकूमत ने खामखा में,
खाम में तो नहीं, देयर इज ऑलवेज अ मेथड बिहाइंड एनी मैडनेस। तो ये सिर्फ मतलब ऐसी पागलपन की बात नहीं है। वो बुनियादी तौर पर एग्जॉस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फाइनल कॉल दे चुकी है अलीम गंडापुर साहब की क़यादत में। आप फाइनल कॉल्स दे चुके, आप रेड लाइंस बता चुके, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। आप वो अवामी दबाव या आप जो हुकूमत के ऊपर दबाव, अवाम को छोड़ दीजिए कि वो आपके साथ सारी है या नहीं, वो दबाव आप पैदा नहीं कर सके, या एस्टेब्लिशमेंट को आप दबाव में नहीं ला सके कि वो आपसे बातचीत करे और आपके साथ मामला को दुरुस्त करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ट्रैप है। ये इस तरह की छोटी मोटी चीजें। बाय द वे, नवाज शरीफ साहब के साथ, शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ अगर मैं बात कर लूं तो 9 महीने किसी की मुलाकात नहीं करने दी गई थी। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो मुलाकात करवाना भी इतना बड़ा इशू नहीं है और मुलाकात का ना होना भी इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा। कि आप अपनी सारी जिंदगी ओढ़ना बिछोना सब इसी बात को लेके बैठ जाए। सूबा जहाँ पे आप देखिए असिस्टेंट कमिश्नर पे हमला हुआ है, जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़े हैं, आप वहाँ पे गवर्नेंस के तमाम इस इश्यूज को छोड़ के सिर्फ इसी बात पे लग जाए मिलने दो। जब आपने इंकलाब लाना हो, जब आपने इतनी बड़ी जद्दोजहद करनी हो, तो आपको फिर इतनी सख्ती, अगर आज सख्ती नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को अप्रूव नहीं कर रही हूँ। कानूनी और आईनी हक है किसी भी कैदी का कि उसे वकला मिले, उससे उसकी बहनें मिले, फैमिली मिले, बच्चे मिले। और इसी तरह से अगर कुछ सियासी कैदी रहा है पाकिस्तान में तो जाहिर है वहाँ पे सियासी जमात के जो लोग थे, कुलीग्स थे, वो भी मिलते थे। बिल्कुल इमरान खान साहब को ये हक होना चाहिए और उनको ये हक देना चाहिए। हुकूमत के ऊपर ये फर्ज है कि वो उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो जेल में, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो गए। किसी जेल में बैठे हुए आदमी के बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं होते। जिस जुर्म में उसको सजा होती है वो उसकी सजा काटता है। तो लेकिन तंजीला साहब ठीक है, हम मान लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें सुहेल अफरीदी साहब की, तो एजेंडा यही है कि उनकी मुलाकात हो, वो कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो वही आपकी वाली बात कि पूरे सूबे के जो इंतज़ामात हैं, जो काम है, वो तो रुक नहीं जाएंगे ना। और वो सूबा जहाँ जो बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं उस सूबे को, और बहुत काम होने वाला है उस सूबे में। देखिए, क्या इमरान खान साहब ने जो सुहेल अफरीदी साहब को अगर उन्होंने नामजद किए, इस पे भी आपको पता है 2 तरह की राय है कि क्या किसने नामजद किए। क्या उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को परफॉर्मेंस के लिए नामजद किया था? नहीं। उनको किसी ने कहा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर करा सकते हैं। सुहेल अफरीदी को क्या परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए नामजद किया गया? नहीं। उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। देखें, गवर्नेंस के इश्यूज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हैं, मुख्तलिफ इलाकों में हैं। हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे बहुत मसले हैं। लेकिन ये जवाज जो दहशतगर्दी के मामलात में जो आ रहा है ना सुहेल अफरीदी साहब की तरफ, वो बड़ा खतरनाक है। सही। और ये मुझे नहीं ये कहना चाहिए कि बात नहीं जानी चाहिए गवर्नर राज तक। और ये गवर्नर राज की आप बात करिए, अभी हमें ब्रेक पे जाना है तंजीला साहिबा। जब हम वापस आएंगे तो हम यही करेंगे कि केपी में जो गवर्नेंस के इशू हैं, इस पे गवर्नर राज की बासकश भी सुनाई दे रही है। क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है या नहीं? पैनल की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। केपी की सूरत हाल ये है कि विफाक वाज़े तौर पर ख़बरदार कर रहा है और पैगाम ये दे रहा है कि केपी अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए, वरना गवर्नर राज लग सकता है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। ज़मीर हैदर साहब, सवाल ये है कि क्या वाकई विफाक के पास केपी में गवर्नर राज लगाने का निफाज मौजूद है? बिल्कुल आईनी तौर पर हुकूमत जो है वो लगा सकती है, लेकिन उसके लिए जवाब देना पड़ता है, इमरजेंसी बतानी पड़ती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, दहशतगर्दी या कोई भी रीजन, सॉलिड रीजन देनी पड़ती है। सिर्फ ये एक रीजन नहीं हो सकती कि जी जो सूबाई हुकूमत है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। दिस कैन नॉट बी ए रीजन फॉर गवर्नर रूल। तो आपको बेसिकली ये संगीन इशू है। मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी को इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए कि लगा कर दिखाओ, और मेरे ख्याल में शायद हुकूमत लगाएगी भी नहीं। लेकिन बात यह है कि जो आईनी जरूरी चीजें हैं जो सूबे को करनी है हुकूमत के साथ, वफाक के साथ बैठकर, उनमें ताखीर किस बात की है? कि अब हर चीज के लिए स्पून फीड तो नहीं हो सकता कि हर चीज पे
वो अडयाला जेल जाएं और वहां से स्पून फीड होके आए और उसके बाद फिर हुकूमत के साथ बैठें। आपको चाहिए आप हुकूमत के साथ बैठें, पॉलिसी मैटर्स पे बात करें और जहां पे आप समझते हैं कि आपको गाइडेंस चाहिए तो बाद में जाके ले लें। आपको अगर मालूम ही नहीं है कि हुकूमत चाहती क्या है, किन इश्यूज पे बात करनी है, ठीक है आपके जी 3000 से ज्यादा अरब रुपए जो हैं वो वफाक ने देने एनएफसी के तहत, लेकिन आप बैठेंगे, बैलेंस शीट सामने रखेंगे, फिर बताएंगे ना कि जी इस हेड के तहत आपने हमारे पैसे देने हैं, चाहे वो रॉयल्टी है पानी की, बिजली की या दीगर मामलात हैं, जो भी इश्यूज हैं, तो वो बेसिकली आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप इस तरह हवा में बैठ के बात कर दें कि जी पहले ये सेटल करो, उसके बाद देखेंगे एनएफसी पे क्या होता है, तो इस तरह चीजें नहीं चलती हैं। अब आपने सिक्योरिटी के मामला सबसे ज्यादा इस वक्त संगीन है, और सुहेल आफरीदी के साथ जो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले मुलाकात हुई इस्लामाबाद के, मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम सहाफियों की मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने जो भी मतलब जो मुझे मालूम है कि जिसमें हम थे, बिस्मिल्लाह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के वाकयात से की, और फिर उन्होंने कहा कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है ड्रोन से, और वो एक सेंटीमेंट जो है कबायली इलाकों में जहां पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो वहां पे उसको इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ज्यादती हो रही है। सही। फिर आगे से कहते हैं कि जी हमारे पास इसका हल है, तो भाई बैठोगे तो हल बताओगे ना। आप बिल्कुल ऐसे ही हो सकते कि मीडिया को सिर्फ बता दो कि जी हमारे पास हल है। अच्छा, सलमान आबिद साहब के सामने यही सवाल रखेंगे। सलमान साहब, अगर सुहेल आफरीदी के पास हल है मसलों का, तो हल हमें चीज़ें होती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही, मसले हल क्यों नहीं हो रहे, और आपको क्या गवर्नर राज लगता नजर आ रहा है केपी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है। क्या जेयूआई जो है वो फौजी ऑपरेशन की हामी है? मौलाना फजलुर रहमान वहां पर अवामी नेशनल पार्टी फौजी ऑपरेशन की हामी है, और ये जो अमन जरगा किया था सूबाई असेंबली में, उसमें तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सूबाई क़यादत ने भी मुश्तरका एलामिया में उस मौक़िफ़ की तौसीक़ की है कि पहले बातचीत की जाए, फिर ऑपरेशन की तरफ बात की जाए। अब बात किसने करनी है? ज़मीर हैदर साहब सारा जोर तो दे रहे हैं सूबाई हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत ने कौन सी ऐसी संजीदा कोशिश की है उनके साथ बातचीत करने के लिए? और जो अमन जरगा के मुतालबात सामने आए थे, एलामिया जारी हुआ, उस पर क्या बात हुई? देखिए ना, गवर्नर राज तो माजी में भट्टो साहब ने भी लगाया, ठीक है, उसके बाद पीएम नवाज शरीफ साहब ने भी लगाया, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी पंजाब में लगाया। क्या गवर्नर राज लगाने से मसाइल हल होते हैं? जब आप सियासी क़यादतों को पीछे छोड़ के, सियासी जमातों को और सियासी हुकूमतों को पीछे छोड़ के एक गवर्नर राज की छतरी के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं, तो जो दहशतगर्दी की जंग है वो तो और ज्यादा खराब होगी, उसमें तो और ज्यादा तकसीम पैदा होगी, पोलराइजेशन पैदा होगी। तो इसलिए मसले का हल वही है जो जमीर साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों खुले दिल के साथ सूबे के मामलात पे बैठे और दहशतगर्दी के मसले के ऊपर जो भी इत्तफाक राय पैदा होता है उसके ऊपर इकट्ठे काम करें। ये नहीं हो सकता कि आप सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करके वफाक कोई पॉलिसी बना ले, या सूबाई हुकूमत जो है वो वफाक और सूबों की पॉलिसियों को नजरअंदाज करके खुद अपनी अना का मसला बना ले। तो हमारा तो यहाँ पर मसला अना का है ना। वफाकी हुकूमत ने एक अना का मसला बना लिया है और सूबाई हुकूमत ने भी अना का मसला बना लिया है। अच्छा, फिर जब आप कह रहे हैं पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, तो फिर मफाहमत कैसी होगी? फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ये अता तालर साहब को सोचना चाहिए, आसिफ साहब को सोचना चाहिए, राना सनाउल्लाह को सोचना चाहिए, जो रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई को दहशतगर्द जमात भी कहते हैं और साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। तो ये टकराव है जिसमें उलझाव जो है, जहां अपोजिशन जमातों में है वहां पीटीआई हुकूमत के अंदर भी जो है काफी सियासी उलझाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तंजीला साहब, आप क्या कहेंगी? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के तो दिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत ये कह रही है कि अपनी कारकर्दगी हमें दिखाएं, परफॉर्मेंस बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो सूबे की, नहीं तो गवर्नर राज लग जाएगा। क्या देखती हैं आप? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब तो जो कह रहे हैं वो तो हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में, और अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा होगा ये आज तय नहीं हो सकता। स्पेशली एक ऐसे अवाम की जिन्होंने जितनी मर्जी करप्शन की, जितनी मर्जी मिस गवर्नेंस की, बैड गवर्नेंस की बातें होती रही, उन्होंने तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वहां पे हुकूमत दी है। तो आप उस ओवरवेलमिंग सपोर्ट को, उस मेजॉरिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक। तो ये तो एक रिस्क है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, समझती हूँ पीटीआई की सियासत को एक लम्हे के लिए एक साइड पे छोड़ दीजिए। ये रियासत की बका का मसला है जो दहशतगर्दी है, और जो नेशनल एक्शन प्लान है वो पीटीआई उसमें शामिल थी। सो जो सुहेल आफरीदी साहब ये फरमाते हैं ना कि ये बंद कमरों में बने हुए जो कानून हैं, बंद कमरों में बैठी हुई जो बातें, ये एक बिल्कुल ही गैर संजीदा बात है।
उनको एक सूबे की हुकूमत दी गई है, उस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सीरियस सिचुएशन है, उनको इस चीज पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और देखें, जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर आप रियासत का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। आप एक सूबे के वजीर आला हैं, आप बिल्कुल पीटीआई वर्कर हैं, पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत है, वो सारी चीजें आप करें, लेकिन आपको रियासत और सियासत में ये तफरीक करनी पड़ेगी। इस वक्त ये रियासत की पॉलिसी की बात है, और जब रियासत यानी कि वफाकी सतह पर पूरी पॉलिसी जब तय हो जाएगी, और अगर रियासत ये कहती है कि हमने किसी तरह की कोई गुंजाइश और रियायत नहीं करनी दहशतगर्दी के सहूलतकारों पे और दहशतगर्दों के खिलाफ हर तरह से ऑपरेशन होगा, तो ये एक रियासत की ऐसी पॉलिसी है जो मानना, जिस पे अमल दरामद कराना तमाम सूबों की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। तो उनको अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सही। और देखिए, अगर उनकी सियासी जो सोच है वो मुख्तलिफ हो सकती है, उस सोच के इजहार के भी तरीके हैं। सही। ये तरीका नहीं है कि एक तरफ जो है वो आप फौज ऑपरेशंस कर रही है, हर रोज आपके जवान और आपके अफसरान मर रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये मेरे गांव से कितने शहीद आप देखें जाके पंजाब के गांव देहातों में, खैबर पख्तूनख्वा के गांव देहातों में आपको हर दूसरे गांव में आपको शोदा जो है उनके नाम और फहरिस्तें मिलती हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो ये इस तरह से इनको मरने दिया जा सकता है क्योंकि आप सोचते हैं या आपका कोई। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम की बात हुई थी नेशनल एक्शन प्लान में, उसमें स्मगलिंग, ठीक है, यानी रियासत की बका की खातिर विफाक और सूबाई हुकूमत को अपने पर्सनल जो ग्रजेस हैं उन्हें पसिश डालकर रियासत का, मुल्क का, आवाम का सोचना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। ज़मीर हैदर साहब, सलमान आबिद साहब, तंजीला मदर साहिबा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।